गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 25 हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से रिलेटेड है। आज हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, इसको किस तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं, इसकी क्या क्या गाइडलाइंस हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पीपीपी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अगर हम समझें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वॉल्व करती है एक कोलैबोरेशन जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी और एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के बीच में होते हैं, जहाँ पे वो अपने फाइनेंस का यूज़ करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं और किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट को ऑपरेट करते हैं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, पार्क एंड कन्वेंशन सेंटर्स। अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग को देखें तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू की जाती है, जो कि एक प्रोजेक्ट के अंदर अलाउ की जाती है कि वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और साथ साथ जो भी पॉसिबिलिटी है वो सबसे पहले हम देखें। तो अगर हम देखते हैं कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो इन्वॉल्व करती है जितने भी कंसेशन ऑफ टैक्सेस हैं और जितने भी तरीके के ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ हैं उनको, और वो किसी भी तरीके की जो लायबिलिटी होती है उनको प्रोटेक्ट करती है और एक पार्शियल ऑनरशिप राइट देती है, जो कि नॉमिनली पब्लिक सर्विसेज और जो भी प्रॉपर्टी हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर की उनको की जाती है, और जो प्रॉफिट एंटिटीज़ हैं उसमें वहाँ पे जो प्रॉफिट जो मिलता है हमें उस प्रोजेक्ट से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अगर हम कुछ पॉइंट्स को देखें यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेके, तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो अलाउ करती है उस लार्ज स्केल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को जो कि किस तरीके के हैं, जैसे कि अगर हम कोई रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसी भी ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, तो उनको कंप्लीट किया जाता है एक प्राइवेट फंडिंग से। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो पार्टनरशिप है वो वर्क करती है जब हम किसी प्राइवेट सेक्टर की टेक्नोलॉजी या इनोवेशन को कंबाइन करते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर इंसेंटिव से, जो कि उस वर्क को टाइम पे कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करता है, और साथ साथ जो बजट हमने डिसाइड किया है उस प्रोजेक्ट का वो विद इन द बजट पूरा हो जाए। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम रिस्क देखें हमारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस की, तो वो इंक्लूड करती है उन सभी कॉस्ट ओवररन्स को, टेक्निकल डिफेक्ट्स को और हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के इनएबिलिटी को जो कि मीट किए जाते हैं। जबकि हम देख सकें कि जो हमारे पब्लिक पार्टनर्स हैं जो कि किसी यूजेज फीस के लिए एग्री हैं, तो वो किसी भी तरीके की डिमांड को सपोर्ट नहीं कर पाते। जैसे कि अगर हम देखें कि अगर हम एग्जांपल देखें तो जो टोल रोड है और जो भी ब्रिज हैं वो इस कैटेगरी में हम ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम किसी भी तरीके के एडवांटेज को डिस्पाइट करें, तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो ऑफ्टन करती है उन करेक्टराइज को जो कि बर्डिंग हो रही है किसी भी लाइन के बीच में, जो कि एक लेजिटिमेट पब्लिक पर्पज़ और प्राइवेट प्रॉफिट एक्टिविटी के लिए की जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट को लेके होता है, और जो पब्लिक सेक्टर का जो मेन पर्पज़ होता है, मोटिव होता है, वो सोसाइटी का वेलफेयर करना होता है। तो अगर हम इन सब एक्सप्लोरेशन को देखें तो पब्लिक क्या करती है अपनी सेल्फ डीलिंग के लिए किसी भी तरीके के रेंट को सीक करती है, जो कि इस पार्टनरशिप के अंदर अकर होता है। उसके बाद अगर आप देखें कि कौन कौन से फॉर्म्स हैं पीपीपी के, तो यहाँ अगर हम जब फॉर्म्स की बात करते हैं कि पीपीपी के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, तो यहाँ पे कुछ मॉडल्स को ऑपरेट किया जाता है डिफरेंट कंडीशंस के अंदर, जो कि किसी प्राइवेट सेक्टर के रिगार्डिंग होती है, जहाँ पे जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ऑनरशिप कंट्रोल है, रिस्क शेयरिंग है, टेक्निकल कोलैबोरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट है या फाइनेंशिंग मोड है, टैक्स ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो है। इन कंडीशंस के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कुछ मॉडल्स को ऑपरेट करते हैं। तो अगर हम देखें तो कुछ मेन मॉडल्स हैं हमारे पीपीपी के, जो कि हम अब इस पॉइंट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम फर्स्ट मॉडल की बात करें तो वो है हमारा बॉट। बॉट को हम कहते हैं बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। अगर हम इसको सिंपल या कन्वेंशनल पीपीपी मॉडल भी कह सकते हैं, जहाँ पे जो प्राइवेट पार्टनर है वो रेस्पॉन्सिबल होता है उस प्रोजेक्ट के डिज़ाइन को लेके, उसको बिल्ड करने के लिए और साथ साथ उसको ऑपरेट करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड के अंदर। और फिर जब हम अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर लेते हैं, बिल्ड कर लेते हैं, ऑपरेट कर लेते हैं, तो फिर उस फैसिलिटी को, उस प्रोजेक्ट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर की तरफ। तो जो रोल है हमारे प्राइवेट सेक्टर पार्टनर का, वो सबसे पहले होता है कि उस प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस लाए, साथ साथ उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करे और उसको मेंटेन करे। बाद में वो उस प्रोजेक्ट को पब्लिक सेक्टर की तरफ रिटर्न कर दे, और जो पब्लिक सेक्टर है वो अलाउ करता है कि वो अपने यूजर से उसके रिगार्डिंग रेवेन्यू को कलेक्ट करे। तो अगर आप देखें तो बॉट के अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं हमारे नेशनल हाईवेज़ को,
तो जितने भी नेशनल हाईवे हैं किसी भी कंट्री के अंदर, तो वहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है NHAI के अंडर, इंडिया में देखा जाए तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है NHAI, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप इस मॉडल को देख सकते हैं, जो कि एक मेजर एग्जांपल है हमारे बॉट मॉडल का। उसके बाद आप देखें तो नेक्स्ट है बिल्ड ऑन और ऑपरेट, जिसको हम बोलते हैं बो। अगर हम इस वेरिएंट को देखें तो ये जो वेरिएंट है ये एकदम बॉट जैसा ही है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, उसकी ऑनरशिप को लेके। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ऑनरशिप है वो पूरी किसकी होती है, प्राइवेट के अलावा पब्लिक की भी होती है, पब्लिक सेक्टर की भी होती है। तो यहाँ पे जो ऑनरशिप है वो दोनों की देखी जा सकती है। उसके बाद थर्ड जो है हमारा वो है पब्लिक सेक्टर पार्टनर। अगर हम पब्लिक सेक्टर पार्टनर को देखें तो जो पब्लिक सेक्टर पार्टनर है वो एग्री करता है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा जो कि उस प्रोजेक्ट से प्रोड्यूस होंगे, और जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट से, वहाँ पे हम किसी भी तरीके के एग्रीमेंट्स को म्यूचुअली करेंगे एक टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है दैट इज़ द बूट, और बूट को हम कहते हैं दैट इज़ द बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। अगर हम देखें तो ये जो बूट है ये एक तरीके की जो हमारा फर्स्ट मॉडल है बॉट उसी की लाइन के अकॉर्डिंग है। तो जब हम एक नेगोशिएट पीरियड ऑफ टाइम के बाद देखते हैं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं उनको गवर्नमेंट एजेंसी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो कि एक प्राइवेट ऑपरेट कर रहा होता है। तो इस अप्रोच के अंदर हम देख सकते हैं कि ये अप्रोच तब यूज़ की जाती है जब हम किसी भी तरीके के हाईवे या पोर्ट्स को डेवलप करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ बिल्ड ऑपरेट लीज एंड ट्रांसफ़र, और इसको हम कहते हैं दैट इज़ द बॉल्ट मॉडल। अगर हम इस अप्रोच की बात करें तो जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके के कंसेशन देता है अपनी प्राइवेट एंटिटी को कि वो बिल्ड करे उस फैसिलिटी को जहाँ पे वो उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करे और उस फैसिलिटी को ऑन करे, और जो पब्लिक सेक्टर है वो उसको लीज़ फैसिलिटी देता है किसी भी तरीके के एसेट्स को लेकर। और एंड के अंदर हम देखते हैं कि जब लीज़ का जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है तो हम अपने उस प्रोजेक्ट की जो ऑनरशिप है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ। मीन्स हम अपनी जो ऑनरशिप है तो जब वो लीज़ कंप्लीट हो जाती है, वो पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी ऑनरशिप को गवर्नमेंट को दे देता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट मॉडल है दैट इज़ द LDO, और LDO को हम कहते हैं दैट इज़ द लीज डेवलप ऑपरेट। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें या किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटिटी की बात करें तो वो अपनी ऑनरशिप को रिटेन करने के लिए नई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को क्रिएट करते हैं और वो उन सारे पेमेंट्स को रिसीव करते हैं इस टर्म में जो कि एक लीज़ एग्रीमेंट में होते हैं किसी भी प्राइवेट प्रमोटर के द्वारा। तो जो ये अप्रोच है वो मोस्टली फॉलोड की जाती है जब हम किसी तरीके के एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ को डेवलप करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट मॉडल है दैट इज़ रिहैबिलिट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, जिसको हम कहते हैं दैट इज़ द रॉट मॉडल। और अगर हम इस अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ हैं वो अलाउ कर रही हैं एक प्राइवेट प्रमोटर्स को कि वो रिहैबिलिट करें एंड ऑपरेट करें उस फैसिलिटी को जो कि एक कंसेशन पीरियड के अंदर की जा रही है। तो जब हमारा जो कंसेशन पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है तो हम अपने प्रोजेक्ट को ट्रांसफ़र कर देते हैं गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ के लिए। उसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट जो मॉडल है दैट इज़ DBFO, और DBFO का मतलब क्या है, डिज़ाइन बिल्ड फिनेंस एंड ऑपरेट। अगर हम इस मॉडल की बात करें तो जो प्राइवेट पार्टी है वो एज्यूम करती है कि जो एंटायर रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी प्रोजेक्ट के डिज़ाइन की, कंस्ट्रक्शन की, फाइनेंस की या उसके ऑपरेशंस की, वो उस पीरियड ऑफ कंसेशन में ही हो। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है दैट इज़ द प्राइवेट पार्टी। अगर हम प्राइवेट पार्टी की बात करें तो जो प्राइवेट पार्टी वो एज्यूम करती है अपनी एंटायर रेस्पॉन्सिबिलिटी को जो कि किसी प्रोजेक्ट के डिज़ाइन, उसके कंस्ट्रक्शन, उसके फिनेंस या उसके ऑपरेशन से होती है, जो कि ऑपरेट की जाती है और उस प्रोजेक्ट को मेंटेन किया जाता है जब तक अब वो कंसेशन पीरियड कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद हम देखें कि नेक्स्ट जो मॉडल है दैट इज़ द मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि यहाँ पे अगर आप देखें तो जो प्राइवेट प्रमोटर हैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो अपने जितना भी इन्वेस्टमेंट है, फुल जो रेंज है इन्वेस्टमेंट की वो करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे और उसके फंक्शंस को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो वहाँ के डेली मैनेजमेंट डिसीजंस के लिए होती है, और जो भी प्रॉफिट शेयरिंग होती है वो या जो भी
फिक्स्ड फ़ी अरेंजमेंट्स होते हैं वो इक्वली किए जाते हैं। उसके बाद आप देखें कि जो लास्ट मॉडल है हमारा दैट इज़ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम इस अप्रोच की बात करें तो ये बहुत लेस फोकस्ड है किसी भी तरीके के मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेके। और अगर हम इस अप्रोच की बात करें तो जो भी प्राइवेट प्रमोटर हैं वो परफॉर्म करते हैं एक पर्टिकुलर ऑपरेशनल और मेंटेनेंस फंक्शन को, जो कि किसी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर फीस के कंप्लीट होने के बाद हो जाती है। उसके बाद आप देखें कि जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पीपीपी का दैट इज़ द गाइडलाइंस फॉर द फॉर्मुलेशन अप्रेजल एंड अप्रूवल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कि जब हम किसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फॉर्मुलेट करते हैं, उसका अप्रेजल करते हैं, उसको अप्रूवल करते हैं, तो हमें कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। तो जब कोई प्रोजेक्ट की अगर हम गाइडलाइंस देखें, जब उसको फॉर्मुलेट किया जाता है, अप्रेजल किया जाता है या अप्रूवल किया जाता है किसी भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के थ्रू, तो उसको नोटिफाई किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें गाइडलाइंस होती हैं उनमें जो पहला पॉइंट है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करती है एक सिस्टम को जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट के अप्रेजल या उसके अप्रूवल के लिए अंडरटेक करते हैं कि वो किस पीपीपी के थ्रू की जा रही है, कौन उसकी गवर्नमेंट एजेंसी है, कौन सी प्राइवेट सेक्टर कंपनी उसमें इन्वॉल्व है। तो एक डिटेल प्रोसीजर के थ्रू हम उसके पर्पस को फॉलो करते हैं जो कि स्पेसिफाई किए जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। और अगर हम इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है इसमें जो हमारा अप्रेजल है, जो भी अप्रूवल है किसी भी मैकेनिज्म को, वो स्पेसिफाइड किया जाता है एनेक्स 1 के अंदर। इसके बाद हम देखें तो जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ द एप्लीकेबिलिटी। अगर हम गाइडलाइन देखें जहाँ पे हम अपने पीपीपी प्रोजेक्ट्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो पीपीपी प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज़ और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग CPSUs, स्टेचुटरी अथॉरिटीज़ और अदर एंटिटीज़ से, जो कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को करती है। तो इस प्रोसीजर के अंदर हम स्पेसिफाइड करते हैं कि जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर क्या कैपिटल कॉस्ट होगी, और अगर कैपिटल कॉस्ट एक्सीड है 100 करोड़ से तो वहाँ पे जो भी अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू है उनका सम ग्रेटर किया जाता है 100 करोड़ से। तो जो अप्रेजल है, जो भी अप्रूवल है हमारे पीपीपी प्रोजेक्ट्स का, हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं लोअर कैपिटल कॉस्ट वैल्यू को, जो कि एक डिटेल इंस्ट्रक्शन में इशू की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के थ्रू। उसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। कि अगर हम देखें कि जो स्पॉन्सर है मिनिस्ट्री जो कि आइडेंटिफाई करे किसी भी प्रोजेक्ट को किसी भी पीपीपी के थ्रू अंडरटेक करने के लिए, तो यहाँ पे जो अंडरटेक किया जा रहा है किसी भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, तो यहाँ पे हम उसके लिए एक फिजिबिलिटी स्टडी को प्रिपेयर करते हैं, प्रोजेक्ट एग्रीमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, जिसके असिस्टेंस में हम उसके लीगल, फाइनेंशियल या टेक्निकल एक्सपर्ट्स को देखते हैं जो कि उस प्रोजेक्ट के लिए नेसेसरी हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन। कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री हैं वो अपने नेसेसरी के अकॉर्डिंग एक डिटेल को डिस्कस करते हैं जो कि एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग होते हैं। तो जो भी टर्म्स हैं एक कंसेशन मैनेजमेंट को लेके जो कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टिव कमेटी या कमेंट्स की है, तो उसके बिहाफ पे हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, एनेक्स्ट करते हैं किसी भी एक प्रपोजल के अंदर जो कि पीपीपी एसी के में कंसीडर की जाती है। और उसके बाद हम जो गाइडलाइन है उनका जो लास्ट पॉइंट है उसको हम देख रहे हैं दैट इज़ द डॉक्यूमेंट। कि जो डॉक्यूमेंट है वो किसी भी तरीके की नीड होती है एक प्रोजेक्ट के को बनाते टाइम, जो कि हम एक प्रोजेक्ट के अंदर प्रिपेयर करते हैं। तो इंटर एलिया हम कहते हैं कि जो भी वेरियस एग्रीमेंट है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर किए गए हैं, तो इसके कंसेशन में हम एक डिटेल क्या करते हैं, टर्म्स बताते हैं उसके कंसेशन को लेके और वेरियस पार्टीज़ के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को लेके। तो ये जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर हम डिपेंड करते हैं कि हम किस सेक्टर के हैं, हमारा कौन सा टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है। तो टिपिकली हम कहते हैं कि जो पीपीपी है वो इन्वॉल्व करती है उस कंसेशन एग्रीमेंट्स को जो कि एक टर्म्स ऑफ द कंसेशन में स्पेसिफाई किया जाते हैं, जो कि एक प्राइवेट पार्टी के द्वारा ग्रांट किए जाते हैं। और साथ साथ हम इंक्लूड करते हैं उन सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को जो कि उस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी पार्टीज हैं वो जो इन्वॉल्व हैं उनको लेके। तो साथ साथ ये देखा जाता है कि जो भी एग्रीमेंट्स एसोसिएट हैं हमारे उस प्रोजेक्ट के, उनको हम अपनी बेसिक या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।